तो आज का हमारा लेक्चर 02 हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी बूस्टर प्रैक्टिस बैच। आई होप कल जो है आपने जो लेक्चर देखा है तो इसमें आपको हेल्प रहा होगा, आपको बेनिफिशियल रहा होगा। यस और नो? अगर बेनिफिशियल रहा होगा तो सभी यस सर टाइप कीजिएगा, क्योंकि देखो आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा कॉन्वर्सेशन का तरीका ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कल का सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो जोर से कहिएगा यस सर। ओके, डन 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 डन। चलो नाउ मैं आपको ये बता दूं कि बूस्टर प्रैक्टिस बैच जो है यहाँ पे यूट्यूब पे आज का लास्ट सेशन होगा और आपको वी स्मार्ट ऐप पे कनेक्ट होना पड़ेगा। हाँ, कोई स्टूडेंट्स को अगर ये दिक्कत है कि वी स्मार्ट ऐप पे कैसे कनेक्ट होना है तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डिफ़िकल्टी इन एक्टिवेशन, तो वहाँ एक फॉर्म दिया है, वो गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बैच है फ्री उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मेरा रेगुलर बैच या एग्जाम ओरिएंटेड बैच ज्वाइन किया था फॉर May 24, September 24, January 25 एंड May 25 एग्जामिनेशन। उन स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप अदर कोई क्लास के स्टूडेंट्स होंगे या आपने May 24 एग्जाम के पहले अपना पहला अटेम्प्ट दिया होगा जिसके लिए बैच लगाई होगी, तो वो केस में आपको ये कोर्स बाय करना पड़ेगा। और आपको ये कोर्स जो है बहुत ही मिनिमम प्राइस पे रखा हुआ है। और ये जो कोर्स है हमारे vsmartacademy.com पर जाकर सीए इंटर के सेक्शन में जाकर आपको फास्ट ट्रैक कोर्स में ये कोर्स मिल जाएगा और आपको वहां से बाय करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने दिया है और अब जो है यहाँ पे हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? यस और नो? और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको बाय लिंक मिल जाएगी और यस मेरी टीम वो अपडेट कर देगी अभी डिस्क्रिप्शन में, और वो बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी अगर आपको बाय करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आर यू रेडी? यस और नो? तो एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आई एम कुछ अच्छा करने। तो आपको सबसे पहले तो एक चीज टाइप करना है और मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखना है, और वो ये है कि इस बार जीएसटी में आउट ऑफ 40 पार। चलो तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, हाँ, आप आ जाओ टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारा हो गया था और अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। मैं आपको ये बता दूं ये क्वेश्चन नंबर मैं कहां से ले रहा हूं, तो मेरा क्वेश्चन से मैंने क्वेश्चन नंबर लिए हैं। अगर आपके पास मेरा क्वेश्चन है तो अच्छी बात है, जो भी लास्ट एक साल में जो भी क्वेश्चन होगा ओके तो वो क्वेश्चन नंबर मैच हो जाएगी। ओके, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मैंने ऐड किए इसके अंदर तो आपको इसमें से मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट के पास मेरा क्वेश्चन नहीं है ओके तो उन स्टूडेंट्स को अगर एडिशनल प्रैक्टिस करनी होगी तो वो मेरे वेबसाइट से क्वेश्चन बाय कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसमें जितने क्वेश्चंस आपसे करवा रहा हूं उतने मोर देन सफिशिएंट है फॉर एग्जामिनेशन और हमारा अच्छा स्कोर करने के लिए। डन 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 डन। लव यू फ्रॉम कोलकाता सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा वो सफिशिएंट है। और मैं ये कहूंगा कि ये बूस्टर प्रैक्टिस बैच आपको हेल्पफुल तभी होगी जब आप मेरा रैपिड रिवीजन देखोगे या आप कॉन्सेप्ट को खुद पढ़ के आओगे और आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। ओके, अब मेरे साथ आपको भी लिखना है, मैं भी आपके साथ लिखूंगा और क्वेश्चन को कल के सेशन से और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। और इतने मैं धीरे धीरे एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा कि जब हमारा लास्ट सेशन होगा अराउंड 30 आवर्स, यानी डेली अगर हम 1.5 घंटा का सेशन लेके चले तो हमें 15 दिन के आसपास लगेंगे। तो जब हमारा लास्ट सेशन होगा तो आपको खुद सॉल्व करने का बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे Messrs M Limited being a garment manufacturer appoint Mr. Ram as an agent। ओहो, तो ये बात है अब भाई साहब एजेंट की, ये बात है एजेंट, उसने एजेंट अपॉइंट किया। ओ तेरी, क्या हो गया? जस्ट मिनट, क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, उसने यहाँ एजेंट अपॉइंट किया हुआ है। Who store the garments manufactured, who store garments manufactured by M Limited and sell to the dealer whenever M Limited asks मिस्टर राम डू सो। मिस्टर राम इश्यू ओन इनवॉइस, वो अपना खुद का इनवॉइस इश्यू कर रहा है। इज इट अ सप्लाई? जस्टिफाई। तो अब थोड़ा सा याद करो, एक लाइन याद करो, फिर प्रेजेंटेशन में सिखाऊंगा क्या। तो आप एक लाइन याद करो कि अगर एजेंट के थ्रू सप्लाई किया तो शेड्यूल 1 पैरा 3 कहता है इफ सप्लाई ऑफ गुड्स प्रिंसिपल टू एजेंट होगा
एजेंट फर्दर अंडरटेक द सप्लाई, तो वो सिचुएशन में ये सप्लाई माना जाएगा अगर एजेंट खुद का इनवॉइस बनाता है। अब चलो इसको लिखना कैसे, तो मेरे साथ आ जाओ और लिखते वक्त पूरा ध्यान देना। सबसे पहले लिखो लीगल प्रोविजन। ओके, सबसे पहले लिखो लीगल प्रोविजन। डन, लीगल प्रोविजन। अब लीगल प्रोविजन में आपको सेक्शन याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट मैं जैसा लिखता हूं वैसा पॉइंट भी आप लिख सकते हो। और सेक्शन याद आ रहा होगा, पैरा याद आ रहा होगा, तो आप शेड्यूल लिखो। तो जैसे एज पर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, करेक्ट। अगर आपको यहां से स्टार्ट करना है आप कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। लीगल प्रोविजन मार्क्स पूरे आएंगे। लिखो सप्लाई ऑफ गुड्स, मेरे साथ लिखते जाओ। सप्लाई ऑफ गुड्स, वर्डिंग केयरफुली देखना, बाय प्रिंसिपल, स्पेलिंग मिस्टेक मत देखना मेरी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, स्पेलिंग आपने करेक्ट कर लेना। प्रिंसिपल टू एजेंट, वेयर, वर्डिंग देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, वेयर एजेंट अंडरटेक, वेयर एजेंट अंडरटेक फर्दर सप्लाई, ये वर्ड आना चाहिए, जहां एजेंट फर्दर सप्लाई कर रहा है, एजेंट अंडरटेक फर्दर सप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जहां एजेंट आगे प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेच रहा है। अब एक वर्ड आना चाहिए जिसको अंडरलाइन करना, अंडर हिज ओन इनवॉइस, अंडर हिज ओन इनवॉइस, और इस वर्ड को सेम पेन से अंडरलाइन करना, अंडर हिज ओन इनवॉइस शैल बी ट्रीटेड एज, शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई if made without consideration, सिंपल वर्ड में दे रहा हूं, मेरे क्वेश्चनर से भी बहुत सिंपल वर्ड में दे रहा हूं, made without consideration। अब ध्यान सुनना, मेड, तो इसको अंडरलाइन करो, ट्रीटेड एज सप्लाई, मेड विदाउट कंसिडरेशन। अब ये लाइन आनी चाहिए क्योंकि आप पैरा लिख रहे हो, तो ये मेड विदाउट कंसिडरेशन का पैरा ये आना चाहिए, और आपको कोट करना है तो आप ऐसे ब्रैकेट में भी कोट कर सकते हो, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, या आप स्टार्ट भी ऐसा कर सकते हो, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, ठीक है। तो यहां पे क्या मिस्टर राम जो एजेंट है, क्या वो अपना इनवॉइस बना रहा है? हाँ, वो खुद का इनवॉइस बना रहा है, तो ये सप्लाई माना जाएगा। तो उन्होंने पूछा क्या ये सप्लाई है? हाँ, जस्टिफाई कर रहे हैं। ओके, तो लिखो नीचे डिस्कशन एंड कंक्लूजन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। डन। ओके, कैसे लिखना वही सीखो मेरे से, क्या डिस्कशन करेंगे। तो अब डिस्कशन और कंक्लूजन में आपका तरीका क्या होना चाहिए? आपका तरीका ये होना चाहिए कि भाई क्या लिखा है उन्होंने, मिस्टर एम मैन्युफैक्चरर, राम गारमेंट एजेंट है और वो ओन इनवॉइस में सप्लाई कर रहा है। तो स्टार्ट ऐसा करो, इन गिवन केस, इन गिवन केस मिस्टर राम फर्दर अंडरटेक, फर्दर undertakes the supply under his own invoice, under his own invoice, under his own invoice, hence transfer of garments, खुद के इनवॉइस में ट्रांसफर ऑफ गारमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ गारमेंट्स बाय मेसर्स M Limited to Mr. Ram is treated as supply, treated as supply and liable to GST। स्पीड मेरे साथ होगी तो एग्जाम में पूरा 100 मार्क्स का आप आंसर सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। ओके, मैं जहां एंड करता हूं वहां आपने एंड करना, और देखने से ज्यादा डिक्टेशन देखना, खुद ट्राई करने की कोशिश करना। डन। ट्रांसफर ऑफ गारमेंट्स बाय मेसर्स एम लिमिटेड, by Messrs M Limited to Mr. Ram is treated as supply and liable to GST। डन 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 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज ओवर, और ये क्वेश्चन 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। ऐसा फील करो, दो अपने आप को 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये आरटीपी में जून 2018 में पूछा गया था और हमने पूरे मार्क्स ले लिया। ओके, और आईसीआई के आरटीपी में भी कवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करना। ओके, और ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और इंटर नवंबर 22 एग्जाम में हमने देखा।
चलो अब ये देखो डेल क्रेडिटरी एजेंट के बारे में है। चार्म लिमिटेड और रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ झारखंड, अंडरलाइन करो, क्वेश्चन रीड करते आना चाहिए। ओके तो वो झारखंड लिमिटेड स्टेट ऑफ झारखंड में रजिस्टर्ड है, मैन्युफैक्चर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, अच्छा प्रोडक्ट क्या है, कॉस्मेटिक है। ओके अपॉइंटेड मिस्टर हैंडसम ऑफ मुंबई हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, भाई ये झारखंड का है, ये महाराष्ट्र का है, एज अ डेल क्रेडिटरी एजेंट, डीसीए है भाई साहब। ओके टू सेल देयर प्रोडक्ट, बीइंग अ डीसीए ही एग्री टू रेज इनवॉइसेस इन हिज ओन नेम, हाँ वो अपने ओन नेम में इनवॉइस रेज कर रहा है, एंड ऑल्सो गारंटीज फॉर द रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट फ्रॉम कस्टमर टू चार्म लिमिटेड, डीसीए इसलिए कस्टमर का यहाँ गारंटी दे रहा है। In order to realize the payment from customer on time, he extends short-term transaction-based loan and charges interest for the same. Mr. Handsome provide you following details of the transaction carried out during the month of March. चलो ये मैं वापस से आपको रिवाइज कर देता हूँ। ओके ध्यान से सुनना, क्योंकि इवन तो मैंने रिवीजन में लिया, इवन तो मैंने रेगुलर क्लास में लिया होगा, लेकिन फिर से ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। ओके ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। डेल क्रेडिटरी एजेंट, ओके सुनिए, डेल क्रेडिटरी एजेंट जिसको हम शॉर्ट में डीसीए कहेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके डेल क्रेडिटरी एजेंट में क्या है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले तो जो एक कोई सप्लायर अगर डेल क्रेडिटरी एजेंट को, ओके डीसीए डेल क्रेडिटरी एजेंट को सप्लाई कर रहा है और इससे बायर ले रहा है, बायर ले रहा है, तो पहला ट्रांजेक्शन बिटवीन प्रिंसिपल टू डेल क्रेडिटरी एजेंट और दूसरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे बायर ले रहा है। अब देखो प्रिंसिपल तो वही लगाना है, अगर डीसीए अपना ओन इनवॉइस देगा, डीसीए अपना ओन इनवॉइस देगा, ओके किसको, बायर को, तो ये स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये सप्लाई माना जाएगा और इस पर जीएसटी आ जाएगा। ओके एंड ओके सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी आ जाएगा, यहां तक क्लियर, वन टाइप करो। अब देखो क्या होता है, डेल क्रेडिट एजेंट बायर के पेमेंट का यहां पे गारंटी लेता है। अब यहां थोड़ा समझना बात को, अगर ये तो ट्रांजैक्शन एक है, दूसरा ट्रांजैक्शन मैं इसको यहां ऐसा लेता हूं, ये तो मैंने पहला ट्रांजैक्शन लिया, ठीक है, दूसरा ट्रांजैक्शन मैं नीचे लेता हूं सिमिलर, और देखो यहां डेल क्रेडिट एजेंट जो है सेकंड ट्रांजैक्शन में उसका इनवॉइस नहीं है। ओके ये डेल क्रेडिट एजेंट प्रिंसिपल का इनवॉइस दे रहा है, प्रिंसिपल का इनवॉइस दे रहा है, तो ये सिचुएशन में ये स्टॉक ट्रांसफर प्रिंसिपल का इनवॉइस होगा, तो ये ट्रांजैक्शन नॉट अ सप्लाई, ये नॉट अ सप्लाई, क्योंकि इनवॉइस डायरेक्ट ओके मतलब कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओके यहाँ पे डीसीओ टू बायर हुआ, इनवॉइस डायरेक्ट प्रिंसिपल का चले गया, तो फिर ये ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं बोला जाएगा और इसका जीएसटी यानी इसका जीएसटी जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल गवर्नमेंट को पे कर देगा, क्योंकि इनवॉइस प्रिंसिपल का है। यहां तक समझाओगा तो टू टाइप करो फटाफट, चलो 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 चलो, ओके आ जाओ जीएसटी बूस्टर बैच, बस में बैठ जाओ। जीएसटी बूस्टर कौन है ठीक है, तो यहाँ पे तो तुमको ऐसा लगता होगा सर 23 साल का एक्सपीरियंस है, सीनियर फैकल्टी हो क्या, ओके बड़ा जोक करते हो ठीक है, तो अब यहाँ पे नॉट अ सप्लाई, तो यहाँ पे तो अब जो डीसीए डेल क्रेडिटरी एजेंट, अब यहाँ क्या होता है, बायर ने अगर पेमेंट नहीं किया, समझ लो पेमेंट डिफॉल्ट हो गया, पेमेंट डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, अगर पेमेंट डिफॉल्ट हो गया तो ये पेमेंट कौन करेगा, डीसीए। अब डीसीए अगर पेमेंट करेगा तो ये ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन को बोला जाता है कि डीसीए ने अगर पेमेंट कर दिया सप्लायर को, ओके डीसीए ने पेमेंट कर दिया सप्लायर को, तो ये ट्रांजैक्शन को बोला जाता है कि डीसीए ने ओके इसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस किया, शॉर्ट टर्म फाइनेंस किया, और ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस अगर डीसीए ने किया, क्योंकि बायर के भी पे दिया इसलिए डीसीए ने शॉर्ट टर्म फाइनेंस किया, क्यों, क्योंकि इनवॉइस प्रिंसिपल का था, पैसा डीसीए ने दिया, तो इसलिए वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस माना जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस का डीसीए इंटरेस्ट लेता है, ओके इंटरेस्ट लेता है, तो ये जो डीसीए शॉर्ट टर्म फाइनेंस का इंटरेस्ट लेता है, ध्यान से सुनिएगा, ओके तो इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म फाइनेंस का इंटरेस्ट लेता है, क्या ये जो प्रिंसिपल ने इनवॉइस दिया है क्या इसमें ऐड होगा, क्या ऐड हो गया क्या, आंसर इज नो, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है
ये इंटरेस्ट लोन का माना जाएगा, फाइनेंस का माना जाएगा, लोन्स एडवांसेस का माना जाएगा या फाइनेंस का माना जाएगा। और इंटरेस्ट अगर लोन के फॉर्म में लगाया होगा तो उसके ऊपर जो है यहां पे एग्जम्पशन दिया हुआ है और ये इंटरेस्ट वैल्यू में ऐड नहीं किया जाएगा। समझा होगा तो जोर से कहिए यस सर, वाई टाइप कीजिएगा। ओके, वाई टाइप कीजिएगा। ये तो एग्जांपल मैंने पहला दूसरा वाला लिया। लेकिन अगर डीसीए का ओन इनवॉइस है, ओके, डीसीए का ओन इनवॉइस है और यहां बायर पेमेंट कर रहा है। अब मुझे बताओ, अगर डीसीए का खुद का इनवॉइस है तो बायर किसको पे करेगा? बोलिए, बायर किसको पे करेगा, सप्लायर को या डीसीए को? क्योंकि इनवॉइस डीसीए का जा रहा है तो बायर किसको, क्योंकि इस पर तो जीएसटी आ गया, अब तो किसको पे करेगा? डीसीए को। तो पेमेंट इसको डीसीए को देना है और इसने डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट कर दिया तो डीसीए का जो इनवॉइस है इसमें तो हमने वैल्यू चार्ज की और वैल्यू 1,10,000 तो हमने चार्ज किए डीसीए के इनवॉइस पे। सुनना, ओके, ये वैल्यू चार्ज किया। अब ये जो इंटरेस्ट पे करेगा लेट पेमेंट का, ये इंटरेस्ट, अब मैं आपके सामने दो ऑप्शन देता हूं, दिमाग लड़ा अपना। ये इंटरेस्ट जो पे करेगा, ये इंटरेस्ट जो है यहां पे ये फाइनेंस का इंटरेस्ट माना जाएगा या डिले पेमेंट ऑफ अमाउंट का माना जाएगा? फाइनेंस का माना जाएगा तो एफ टाइप करो, डिले पेमेंट का माना जाएगा, यस डिले पेमेंट का माना जाएगा तो यस यहां पे डी टाइप करो। चलो, डिले पेमेंट का माना जाएगा। तो ये इंटरेस्ट वैल्यू में ऐड किया जाता है, जो भी इंटरेस्ट होगा वैल्यू में ऐड किया जाता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा। बस मैं इतना ये लेवल तक आपको समझा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। तो चलिए अब नीचे आ जाते हैं। डिले पेमेंट का माना जाएगा और वो वैल्यू में ऐड हो जाएगा, सेक्शन 15(2) में। तो चलो अब देखो यहां पे गुड्स सोल्ड बाय मिस्टर हैंडसम इन हिज डीसीए कैपेसिटी। ओके, डीसीए कैपेसिटी में सेल किया, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन किया 2,80,000 का। अब इंट्रास्टेट तो यही लिखो, प्रॉब्लम है सीजीएसटी और एचजीएसटी, गंदा करो क्वेश्चन को, सीजीएसटी एचजीएसटी लग जाएगा। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम अबव कस्टमर फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज। इवन दो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, पर ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ये जो इंटरेस्ट है ये 15, ये भी इंटरेस्ट है तो ये 15 यहां लिखो, 15(2)(d) का है। क्यों? क्योंकि इनवॉइस अगर उसका है, रेज इनवॉइसेस इन हिज ओन नेम, अगर इनवॉइस उसका है तो ये 15(2)(d) का इंटरेस्ट है और ये भी वैल्यू में ऐड किया जाएगा। और ये भी इंट्रास्ट रेट है, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी इसके ऊपर लग जाएगा। खराब करो क्वेश्चन को, खराब करो वहां पे। उसके बाद में कमीशन बिल रेज ऑन चार्म लिमिटेड इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डीसीए। कमीशन पे अलग से जीएसटी आएगा, उसका कमीशन का भी बिल वो चार्म पे दे रहा है, चार्म लिमिटेड पे कमीशन का बिल दे रहा है और वो इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी आएगा और ये उसका आउटवर्ड सप्लाई माना जाएगा। ये भी आउटवर्ड है, ओके, पहला वाला भी आउटवर्ड है और आउटवर्ड है, ओके, और उसमें ऐड किया जाएगा। चलो, कमीशन भी या आउटवर्ड, अब उसके ये ऊपर वैसे आउटवर्ड दिया ही हुआ है। इनवर्ड सप्लाई में देखते हैं, मतलब परचेस किया, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम चार्म लिमिटेड बीइंग अ डीसीए एंड नो कंसिडरेशन वाज पेड। वैल्यू यहां पे कितना दिया है? 2 लाख। अब ध्यान से सुनिएगा, ओके। स्टॉक ट्रांसफर मतलब क्या कि यहां पे अगर आपको याद होगा तो ये समझ लो चार्म है, सॉरी, हाँ, ये समझ लो चार्म लिमिटेड है और ये डीसी है। तो ये जो डीसीए को, ओके, ये स्टॉक ट्रांसफर तो ये सप्लाई माना जाएगा और इसकी वैल्यू भी उन्होंने दे दी है, सॉरी, इसकी वैल्यू उन्होंने दे दी है और 2 लाख सेक्शन 15 की वैल्यू मानी जाएगी। वो उसका इनवर्ड है, जीएसटी लग के आएगा क्योंकि उसका जीएसटी प्रिंसिपल को लग गया। रिसीव ट्रेनिंग इन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम चार्म लिमिटेड एज पर डीसी एग्रीमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी चार्जेस 75,000 फॉर सच ट्रेनिंग व्हेन इट प्रोवाइड्स same to other. Receive training and marketing and distribution from Charm Limited as per DCA agreement free of cost. अब देखो कितना टेक्निकल क्वेश्चन है और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं, इसलिए ये आप ना शॉर्ट टर्म चीजों में मत जाना। आपने मेरा क्लास किया है, मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं, यूट्यूब पे तुमको उड़ाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन हनुमान मैंने बनाया, उड़ाना भी मैं सिखाऊंगा, कोई दूसरा नहीं सिखाएगा। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं और वो क्या, यहां पे थोड़ा समझना, यस, जस्ट मिनट, हाँ, अब यहां पे थोड़ा समझना, ये जो है ये इंटरस्टेट है, यहां आईजीएसटी आ जाएगा या आईजीएसटी लिख लो। और ये दूसरा वाला क्या है, बहुत ही टेक्निकल है तो केयरफुली समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो यहां पे ट्रांसफर ऑफ गुड्स यानी पैरा 3 जो है, ये पैरा 3 सिर्फ गुड्स को अप्लीकेबल है, सर्विस को अप्लीकेबल नहीं है। देखो जाके टेक्स्ट में सिर्फ गुड्स को अप्लीकेबल है पैरा 3, सर्विस को नहीं। मतलब वो कहते हैं कि अगर डीसीए ऑन इनवॉइस बनाता है,
अगर डीसी ऑन इनवॉइस बनाता है तो वो सिचुएशन में ये जो गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है ये सप्लाई माना जाएगा अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अब देखो यहां पे चार्म लिमिटेड ने उसको सर्विस भी दी है, मार्केटिंग सपोर्ट दिया है। जो सर्विस दी है चार्म लिमिटेड ने, ये सर्विस यहां पे फ्री दी है, और फ्री दी है तो ऐसे केस में सर्विस पैरा 3 में आती है क्या? नहीं, पैरा 3 में प्रिंसिपल एजेंट वाला पैरा 3 में सिर्फ गुड्स आता है, सर्विस नहीं आती है, बी केयरफुल। इसलिए अब ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, अब पैरा 3 में तो नहीं आती है, तो फिर क्या ये 7(1)(a) में सप्लाई बोला जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि 7(1)(a) में कंसीडरेशन होना चाहिए, और शेड्यूल 1 में ये परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट नहीं है, डीडीपी नहीं है। पैरा 3 में एजेंट को सर्विस दिया फ्री, लेकिन उसमें सिर्फ गुड्स को कवर है। इन शॉर्ट ये फ्री सर्विस पे नो जीएसटी, इस पे जीएसटी नहीं आता है। ओके, ये समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर। नहीं, डेल क्रेडिट एजेंट को एम्प्लॉय नहीं ट्रीट करते, डेल क्रेडिट एजेंट को एम्प्लॉय नहीं ट्रीट करते, तो ये इस पे जो है समझा होगा तो बोलिए यस सर। तो ये जो ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग सर्विस दी और फ्री ऑफ कॉस्ट दी, वॉट एवर द चार्जेस मार्केट प्राइस, लेकिन ये सप्लाई नहीं माना जाएगा और इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। ओके, ये समझा होगा, ये समझा कि नहीं समझा? वेरी गुड। नाउ अप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स, जो बेटा आज के सेशन के लिए यूट्यूब पे कनेक्टेड है वो भी यहां पे रिस्पॉन्स दे। यूट्यूब से सही चल रहा है ना बेटा? आज ही सेशन यूट्यूब पे रहेगा। एक मिनट हाँ, एक मिनट, जस्ट मिनट। Applicable rate of tax for both inward and outward supply 9% CGST or SGST, 18% IGST. Amount given above are exclusive of taxes wherever applicable. अमाउंट ऊपर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, मतलब ये जो भी अमाउंट दी है इसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद में सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन गिवन अबव नेसेसरी कंडीशंस आर कंप्लाइड विद द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। हाँ, आईटीसी की नेसेसरी कंडीशंस ये समझो कि कंप्लाई हो चुकी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी। आपको ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी क्या निकालना है इसके ऊपर ध्यान देना, क्या निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी एंड एलिजिबल आईटीसी फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च 20XX ऑफ मिस्टर हैंडसम। आईटीसी कितना मिलेगा? ब्रीफ नोट शुड बी ए फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ योर आंसर। ओके, आपकी नोट जो है ये आंसर का पार्ट मानी जाएगी और जिसके ऊपर मार्क्स रखे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है, एटलीस्ट अंडरलाइन तो करो, कॉम्पिटिशन ऑफ ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी। पहले अब हम इसमें क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, चलो कैसे सॉल्व करना उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। यहाँ दो टेबल आपको बनाने हैं, एक तो ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी और दूसरा टेबल आपको बनाना है उसका एलिजिबल आईटीसी। दो पूछे हैं, ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी पूछा है, एलिजिबल आईटीसी पूछा है, उन्होंने नेट जीएसटी नहीं पूछा, इसलिए नेट जीएसटी कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रॉस जीएसटी जो पूछा उतना ही बनना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना, वी स्मार्ट बनना, और एलिजिबल आईटीसी जो है वो निकालना है। तो पहला टेबल कॉम्पिटिशन ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, दूसरा टेबल एलिजिबल आईटीसी रहेगा फॉर द मंथ ऑफ मार्च। चलो ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी यहां पे लिखो। ओके, ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी लिखते जाओ मेरे साथ, ठीक है। अब यहां पे पर्टिकुलर्स, पहला कॉलम ऑलवेज आईजीएसटी, दूसरा सीजीएसटी और एसजीएसटी। सर आईजीएसटी क्यों ले रहे हैं हम? ओके, आईजीएसटी यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट भी है, जरूरत पड़ी तो ले लेंगे, कुछ ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट भी है तो जरूरत पड़ी तो यहाँ पे ले लेंगे। जैसे कमीशन वाला इंटरस्टेट है, इसलिए तीनों कॉलम बनाना। सर यहाँ डिसीजन क्यों लिया कि तीनों है? क्योंकि मेरे आउटवर्ड में दिख रहे हैं ना भाई। ओके, ये आउटवर्ड में आप देखोगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी वाला है और ये जो है कमीशन आईजीएसटी वाला है, इसलिए हमें तीनों कॉलम ले लेना पड़ेगा। बेटा टेलीग्राम ग्रुप में लिंक शेयर किया हुआ है प्लीज। ओके, तो अब आ जाओ और लिखते जाओ। देखो यहां पे स्टेप बाय स्टेप आउटवर्ड सप्लाई आपको सारे लिखना है पर्टिकुलर्स में। पहला लिखो गुड्स सोल्ड बाय हैंडसम, मिस्टर हैंडसम, क्योंकि वो एजेंट है, हैंडसम in his DCA capacity, स्मॉल हैंडराइटिंग, थोड़ी स्मॉल हैंडराइटिंग, DCA कैपेसिटी। कितने का गुड सेल किया उसने? तो गुड सेल किया उसने 2,80,000 का। इनर कॉलम में 2,80,000 लिखो। ऐड, ओके ऐड, क्या ऐड करेंगे हम? DCA कैपेसिटी में सेल किया, ऐड क्या करेंगे? क्या ये इंटरेस्ट जो लगाया उसने ये ऐड होगा? यस, इंटरेस्ट ऐड होगा। लिखो इंटरेस्ट अर्न ऑन
शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी ब्रैकेट में सेक्शन 15(2)(d। मैं तो कहूँगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्लॉजेस के साथ लर्न करके जाना, बहुत हेल्प होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्लॉजेस के साथ लर्न करके जाना। कितना बेटा? 20,000। टोटल कितना हुआ? 3 lakhs। अब 3 lakhs का यहाँ पे IGST, अच्छा ये ट्रांजेक्शन इंट्रा है, तो अब आप टोटल 3 lakhs पे GST निकालोगे क्योंकि इंटरेस्ट भी ऐड हो रहा है। ओके, तो अब देखो निकालो इसका GST 9% ईच, तो यहाँ पे 27,000 और ये 27,000 कैसे निकाला? हो सकता है तो प्रेजेंटेशन करते वक्त ब्रैकेट में लिखना 3 lakhs इंटू 9%। मार्क्स मिलते हैं बेटा, बहुत अच्छे से लिखो 3 lakhs इंटू 9%। ओके, तो ये हो गया आपका इसका पहले ट्रांजेक्शन का। अब देखो नोट्स लिखते वक्त आपके पास क्या ऑप्शन है। पहले तो ये टेबल बनाते वक्त रिमार्क का पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेबल्स बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए नोट यहां ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ये भी अच्छा तरीका है। या फिर यहां आप टैग दे दो नोट 1 और नोट 1 टैग देके नीचे भी लिखो, लेकिन यहां पे चलो एक तरीका ये समझाता हूं कि ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहां के यहां नोट दिया तो भी आपको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो नोट जो है यहां नीचे दे दो, लिखो इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, पूरा लिखना वैल्यू ऑफ सप्लाई as delay payment of consideration and delay payment of consideration under section 15(2)(d। डन, इतना लिख लेना। देखो बहुत सिंपल वे में, इवन क्वेश्चन के भी लैंग्वेज बदल रहा हूं मैं, सिंपल वर्ड में कैसा लिखना है ये बता रहा हूं आपको। यस बेटा कृषा, तो मैंने यूट्यूब, आपने टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन किया होगा, तो मैंने आपको यहाँ पे यूट्यूब लिंक टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, कल मैंने कहा था। डन, तो आपका चलो अब नीचे सेकंड लिखो, आउटवर्ड में सेकंड लिखो, कमीशन चार्ज फॉर DCA सर्विस, कमीशन उसने लगाया फॉर DCA सर्विस, ठीक है। तो कमीशन चार्ज फॉर DCA सर्विस, अब अच्छा कितना कमीशन चार्ज किया उसने? 30,000। तो या इनर कॉलम में लिख सकते हो वैल्यू इक्वल्स टू 30,000। तो 30,000 पे क्या लगेगा? वो इंटरस्टेट है तो IGST लगेगा, तो IGST के कॉलम में लिख लो। IGST में कितना आएगा? 5,400। कैलकुलेट करो कैसे निकाला? 30,000 इंटू 18%, तो वो आ गया। तो आपका ग्रॉस GST लाइबिलिटी आ गई, लिखो ग्रॉस GST लाइबिलिटी, और आपकी ग्रॉस GST लाइबिलिटी आई यहां पे। चलो कितना आया? टोटल करो, चलो टोटल करो, यहां पे लो कैलकुलेटर, किया टोटल, तो वो आपका आएगा यहां पे 5,400, 27,000 और 27,000। नीचे एक नोट लिखो, सिंस DCA is issuing his own invoice for further supply, hence transfer ऐसा लिखो, hence it fall under para 3 of schedule 1, it fall under para 3 of schedule 1। डन, चलो एलिजिबल ITC में उसके 2 इनवर्ट सप्लाई है, एक उसका है जो चाम लिमिटेड पे 2 लाख रुपए का माल आया,
स्टॉक ट्रांसफर हुआ, क्या उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा? यस, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। तो लिखो यहां पे इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम चाम, स्पेलिंग वेलिंग आपने देख लेना भाई साहब, चाम लिमिटेड, फ्री ऑफ कॉस्ट आया, फ्री ऑफ कॉस्ट आया, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आया, ब्रैकेट में लिखो सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, प्रिंसिपल टू एजेंट, principal to agent is a supply under para 3 and GST payable, GST payable। अच्छा, दोनों अलग अलग स्टेट में, झारखंड और महाराष्ट्र, तो क्या लग जाएगा बेटा? IGST। तो IGST कितना आएगा? 36,000। कैसे आया? तो लिखो 2 lakhs इंटू 18%, उसकी जो वैल्यू थी 2 lakhs इंटू 18%। ओके, तो मैंने नोट्स के साथ ये भी लिख दिया भाई साहब। चलो अब देखो सेकंड लिखो, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग, ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम चाम लिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। लिखो सिंस नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, इन्वॉल्व एंड ऑल्सो नॉट कवर्ड इन पैरा 3, not covered in para 3 of schedule 1, hence not treated as supply, as supply and no GST। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा के दे रहा हूं, नो GST, इसलिए इसका कोई भी ITC नहीं मिलेगा। तो नीचे लिखो टोटल ITC अवेलेबल, टोटल ITC ITC अवेलेबल। बेटा बैकअप आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा। YouTube जैसा बैकअप का ऑप्शन होना चाहिए सर। बेटा YouTube बहुत पैसा खर्चा करती है, हमें ना उसका उतना फीस नहीं मिलता है ना इतना पैसा खर्चा करने का। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 36,000 नील एंड नील, ठीक है। ये बैकअप क्लास होने के बाद अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। चलो डन 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 डन, मजा आ गया। और अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आया था, अगर आपने पूरा ऐसा लिखा होगा तो 8 आउट ऑफ 8 अपने आप को मार्क्स दो, अपने आप को मार्क्स दो। और यहाँ पे कैसे, यहाँ ऐसे कि भाई ये टेबल लिख लिया तो यहाँ पे 3 मार्क्स, उसके बाद में ये ग्रॉस लायबिलिटी और ये ITC 3 मार्क्स, और आपने नोट्स लिखा, नोट्स लिखा इसलिए ये नोट्स लिखा, उसके बाद में आपने ये नोट लिखा तो आपको और 2 मार्क्स, ऐसे 8 मार्क्स मिल गए। डन 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 डन, मजा आ गया। ये बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, क्या कैसा कर रहे हो यार, मैं इतना रिपीट नहीं करूंगा। ये बोलने उन्होंने सिर्फ कंफ्यूज किया आपको कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन है, पर वो लोन कैसे हो सकता है? इनवॉइस DCA का है ना बेटा, इनवॉइस अगर DCA का है तो वो लोन हो ही नहीं सकता। लिखा होगा लोन, लेकिन हमारे को तो दिमाग है कि इट इज अ डिले पेमेंट का है। समझा क्या रितेश? समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर। ठीक है, चलो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट में पानी ले लेता हूं आप। ओके, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। चलो पढ़ा क्या आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट।
देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, वेस्को लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन इन अहमदाबाद गुजरात हैविंग हेड ऑफिस लोकेटेड इन सिंगापुर रिसीव अ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द हेड ऑफिस। एक मिनट, ओके यहाँ पे अहमदाबाद गुजरात में वो रजिस्टर्ड है वेस्को लिमिटेड, और उसकी सिंगापुर में बाहर एक एस्टेब्लिशमेंट है आउटसाइड इंडिया, फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है, तो ऐसे केस में वो सप्लाई माना जाएगा क्या? एक मिनट, बाहर से सर्विस इंडिया में आई, इंपोर्ट सर्विस है। इंपोर्ट सर्विस पे हमने दो क्लॉजेस पढ़े थे, कौन से दो क्लॉजेस पढ़े थे इंपोर्ट सर्विस पे, अगर आपको याद होगा तो एक पढ़ा था 71B, 71B फॉर कंसिडरेशन होगा वेदर और नॉट फॉर बिजनेस, तो इंपोर्ट सर्विस माना जाएगा। और दूसरा हमने पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1, अगर तुमने रिलेटेड से लिया या ओन एस्टेब्लिशमेंट से सर्विस इंपोर्ट की और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इंपोर्ट की होगी तो वो सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओके, तो ऐसे केस में चलो मेरे साथ लिखते जाओ, लीगल प्रोविजन लिखते जाओ, लीगल प्रोविजन। ओके, अगर सेक्शन याद होगा तो ठीक, नहीं तो ऐसा लिखो, एज पर द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट, और प्रोविजन याद आए तो पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1, पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1, डन। नहीं 71C नहीं लिखना, जब शेड्यूल की कोई पैरा होगा ना तो 71C लिखने की जरूरत नहीं, अपना टाइम भी वेस्ट मत करना, डायरेक्ट पैरा ऑफ दैट शेड्यूल, ओके वो लिख देना। और मैं आपको कहूँ क्या, चलो तीनों शेड्यूल में से सिर्फ पहला और तीसरा याद करके जाओ, दूसरा नहीं भी याद किया तो चलेगा, पर पहला और तीसरे पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो शेड्यूल 1 रट्टा मारो, शेड्यूल 3 के पैरा रट्टा मारो, डन डन। और शेड्यूल 3 का तो इजी हो जाएगा, आपने मेरा क्लास किया होगा तो मैंने बताया था एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए, MP MLA की सिफारिश ली, शेड्यूल 3 तो याद हो जाएगा। पैरा 1 का भी ऐसा कोई यहाँ पे मेमोरी टेक्निक बना लो, डन 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 डन, बोलो यस सर। ओके, तो पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 लिखो नीचे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस by a person from related person। ओके, अब एक ही लिखो, दोनों लिखने की जरूरत नहीं, रिलेटेड पर्सन और ओन एस्टैब्लिशमेंट नहीं, हमको यहाँ पे उसका ही हेड ऑफिस है ना तो वो रिलेटेड में आ जाएगा, चलो नहीं तो फिर दोनों लिख लो, चलो रिलेटेड पर्सन और नहीं, ओन एस्टैब्लिशमेंट जरूरी है, सॉरी, और क्योंकि उसकी खुद के एस्टैब्लिशमेंट, और ओन एस्टैब्लिशमेंट ये अंडरलाइन करना, रिलेटेड पर्सन और ओन एस्टेब्लिशमेंट, इवैल्यूएटर को दिखना चाहिए, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब एक वर्ड आना ही चाहिए आपका, और वो विदाउट कंसिडरेशन, ये वर्ड क्योंकि आप शेड्यूल 1 में हो इसलिए ये वर्ड आना ही चाहिए, इसके ऊपर मार्क्स रहेंगे, विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स। हाँ, अब देखो पैरा 4 में क्या है, आपने रिलेटेड से लिया, सर्विस इंपोर्ट की, ओन एस्टेब्लिशमेंट इंपोर्ट किया, विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट किया, और आपने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस यूज किया, वो बिजनेस के लिए यूज किया होगा, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस शैल बी, तो उसे सप्लाई माना जाएगा, इवन दो विदाउट कंसिडरेशन है, शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई होगी लीगल प्रोविजन। नीचे लिखो डिस्कशन एंड कंक्लूजन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, और भाई साहब लिखो इन गिवन केस, ये बिल्कुल ऐसा स्टार्ट करना, हमने गिवन केस में, अब गिवन केस देखना क्या है, तो भाई सिंगापुर से अहमदाबाद गुजरात यानी ओन एस्टेब्लिशमेंट से आया, तो ये, और वो बिजनेस के लिए लाया गया मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इसलिए ये सप्लाई माना जाएगा। इन गिवन केस फ्री इंपोर्ट सर्विस रिसीव्ड by Vesco Limited from its head office located in Singapore is qualify, located in Singapore for the purpose of business, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, ये बहुत जरूरी है, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस इज क्वालिफाई एज अ सप्लाई, क्या पूछा उन्होंने, क्या सप्लाई होगा क्या, यस ये सप्लाई होगा, दैट्स ऑल। एंड अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, एंड लायबल टू जीएसटी,
सर अगर ये बिजनेस के लिए नहीं होता, पर्सनल यूज के लिए होता, तो अगर ये पर्सनल यूज के लिए होगा तो फिर सप्लाई नहीं। बिजनेस पैरा 4 तभी लगेगा जब बिजनेस के लिए हो। डन 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 डन। ओके, सीए इंटर नवंबर 23 एग्जाम में पूछा गया था, 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, अपने आप को मार्क्स दो, 3 आउट ऑफ 3। डन 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 डन। 40 प्लस जाना है मेरे साथ, यस। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम आवर क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम आवर क्वेश्चन ये मैंने लिया है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये आपको अच्छा लग रहा है कि मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन देके नीचे जगह दे दी? बुक थोड़ी बड़ी दिखेंगी पर आप खुद लिख रहे हो, तो अच्छा लग रहा हो तो ए टाइप करो, अच्छा लग रहा हो तो ए टाइप करो। ये हुई ना बात। बेटा इस बार हमें चांस ही नहीं छोड़ना है, इस बार तो इंस्टीट्यूट को दिखा देंगे, हम भी दिखा देंगे हमारा डेडिकेशन, हमारा हार्डवर्क, हमारा फोकस इस बार 40 पार। चलो क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम यहां पे ले, और देखो आप अगर कंपेयर करोगे ना क्वेश्चन से, तो मैं बहुत सिंपल वर्ड में, फालतू चीजें हटा रहा हूं, सिंपल वर्ड में लिखा के दे रहा हूं, और इससे धीरे धीरे आप ये सीख जाओगे। मतलब जब 10-20 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं धीरे धीरे आपको देखो कैसे सिंपल ओन वर्ड्स में लिखा जाता है। ओके, तो आपका डर ही हटा दूंगा जीएसटी का। चलो, एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, खुद ही लिख दिया इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वुड अमाउंट टू सप्लाई। सिर्फ इतना बताना है कि वो सप्लाई है या नहीं है, अंडर सेक्शन 7 सप्लाई है या नहीं है। ठीक है, पहला, मिस श्रीनीति कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फॉर हर रेसिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा। ओ, श्रीनीति कौशिक को इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस मिली फॉर हर रेसिडेंस लोकेटेड इन बांद्रा मुंबई फ्रॉम रैचिल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया। द अमाउंट पेड फॉर द सेड सर्विस इज 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और उसने रेसिडेंस के लिए ली जिसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, कंसीडरेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, दूसरा, मिस्टर श्रीनीति कौशिक रिसीव इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फॉर हर रेसिडेंस, रेसिडेंस के लिए ली लोकेटेड बांद्रा मुंबई फ्रॉम हर ब्रदर वरुण रिसाइडिंग इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, wholly dependent on Miss Sriniti. Further, Miss Sriniti did not pay any consideration for the said service. Third, will your answer change in above case if Miss Sriniti has taken interior decoration service with regard to business premises and not her residence? Okay, तो आपका आंसर बदलेगा क्या? चलो एक बार रीड करो, चलो एक बार रीड करो, फिर हम देखते हैं कि क्या होगा। रीड करो, चलो। ओके, थोड़ा सोचो कि क्या होगा। क्या होगा तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, ढूंढेगा दिल जिस दिन तुम्हें। चलिए आ जाइए। ओके, हाँ, तो पहले केस में क्या होगा, शॉर्ट में बताओ, एक एक लाइन में, फिर प्रेजेंटेशन बताता हूं। तो पहला केस में वो सप्लाई बोला जाएगा क्या, कंसिडरेशन दिया है, तो आपको डिसीजन किस में लेना है, एक तो 7(1)(b) में या फिर पैरा 4 में, दोनों एक साथ देखना है, पैरा 4 और 7(1)(b). तो पहले केस में सप्लाई बोला जाएगा क्या, तो बेटा पहले केस में सप्लाई बोला जाना चाहिए, कंसिडरेशन है, उन्होंने से पूछा सप्लाई बोला जाएगा क्या। हाँ, सप्लाई बोला जाना चाहिए पहले केस में। क्यों, ओके, क्यों, क्योंकि 7(1)(b) कहता है कि वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो या ना हो, सप्लाई बोलना चाहिए क्योंकि कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन हुआ तो 7(1)(b) क्लियर है। तो हमें लीगल प्रोविजन में क्या, तो 7(1)(b) कोट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 7(1)(b) कवर कर रहा है। दूसरे केस में फ्री है तो पैरा 4 में जाओ। ओके, जब तक फ्री नहीं तब तक पैरा 4 में नहीं जाना। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आता है जब तक वो रिलेटेड से ना हो या ओन एस्टेब्लिशमेंट से ना हो और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ना हो। तो फ्री है तो पैरा 4 में जाएंगे, पर पैरा 4 में उसने ब्रदर यानी रिलेटेड, क्योंकि वो डिपेंडेंट है तो फैमिली के डेफिनेशन में आता है, रिलेटेड है, लेकिन उसने रेसिडेंस के लिए लिया, तो वो सिचुएशन में उसने बिजनेस के लिए नहीं लिया, तो सेकेंड केस में नॉट ए सप्लाई। फिर सर पहले केस में भी तो रेसिडेंस है, पहला केस 7(1)(b) में आ रहा है और 7(1)(b) कहता है कि वेदर और नॉट फॉर द कोर्स ऑफ बिजनेस, कंसिडरेशन है तो पहला सप्लाई, दूसरा नॉट अ सप्लाई। क्यों सप्लाई नहीं है, इवन दो रिलेटेड से लिया हो पर बिजनेस के लिए नहीं है, इसलिए वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। हाँ, तीसरा, विल योर आंसर चेंज इफ अबव केस मिस्टर श्रीनीति हैज टेकन ए इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस विद रिगार्ड टू बिजनेस प्रीमाइसेस एंड नॉट फॉर हिज रेसिडेंस। हाँ, बिजनेस प्रीमाइसेस से लेता तो फिर उसका आंसर चेंज हो जाता और वो सप्लाई माना जाता। इजी। चलो
अब लीगल प्रोविजन कैसे लिखना, लिखो, टाइटल दो, मेरे साथ लिखते जाओ, लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन, पॉइंट नंबर 1। ओके सर, सेक्शन वेक्शन याद नहीं आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो मैं बैठा हूं ना, ओके तुम्हारा ये भाई बैठा है, ठीक है चलो यहाँ पे सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, पूरा 7(1) भी लिखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, for a consideration whether or not अरे लिखो 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 लिखो, टाइम पास मत करो, टाइम पास मत करो, लिखो, whether or not, whether or not in the course or furtherance of business, in the course or furtherance of business, ब्रैकेट में लिखना होगा तो सेक्शन 7(1)(b), सेकेंड पॉइंट, ये तो पहला हो गया। इफ सर्विस इज इंपोर्टेड, पहले इसमें अंडरलाइन करना कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ये वर्ड को अंडरलाइन करना। इफ सर्विस इज इंपोर्टेड बाय अ पर्सन फ्रॉम related person located outside, located, अब यहां पे मैं एक ही लिख रहा हूं रिलेटेड पर्सन, क्योंकि मुझे अदर एस्टेब्लिशमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम में सिर्फ रिलेटेड वर्ड लिखा है। तो रिलेटेड पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन, ये वर्ड बहुत जरूरी है, पहला कंसिडरेशन वाला था, ये विदाउट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इतना भी लिखा तो चलेगा, इन द कोर्स और फर्दरेंस नहीं लिखा, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, देन इट शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, इट शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ब्रैकेट में लिखना होगा तो पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1, पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1। थर्ड, रिलेटेड पर्सन, अब मैं रिलेटेड पे भी दूंगा कि भाई रिलेटेड पर्सन में ब्रदर डिपेंडेंट है वो भी आता है, ये भी लिखना बहुत जरूरी है। रिलेटेड पर्सन इंक्लूड्स मेंबर ऑफ सेम फैमिली, विच इंक्लूड्स, लिखने का तरीका देखो, विच इंक्लूड्स ब्रदर हु इज wholly or partly dependent on the said person, wholly or partly dependent on the said person। ओके, said person। तो चलिए अब आप ट्राई करो, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ठीक है। आप अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प देता हूं आपको। ओके, मेरे पास लिखा हुआ है, तो ये डिस्कशन और कंक्लूजन जो है मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं, रीड करके आप ट्राई करो, आपके पास 2 मिनट है। नहीं, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया वर्ड लिखो आशुतोष। चलो ट्राई करो, आप रीड करके ट्राई करो। आयुष कंट्रोल बेटा, खुद ट्राई करो तो मजा आएगा आपको।
अगर आप देखोगे तो पहले केस में यहां पे ट्रीटेड एज सप्लाई, श्रीति इंपोर्टेड सर्विस फॉर कंसिडरेशन पे अंडरलाइन चाहिए, ऑल्दो नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, पर वो सप्लाई माना जाएगा 7(1)(b) के तहत। दूसरा, इन गिवन केस मिस श्रीनिधि इंपोर्टेड सर्विस फ्रॉम हर डिपेंडेंट ब्रदर who is related but not in the course of business, ये अंडरलाइन करना, not in the course of business, hence not treated as supply, अंडरलाइन करना कि वो ध्यान या केयरफुली ध्यान दो, इसलिए वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। और तीसरे में आंसर लिखना यस, नहीं फर्स्ट केस में हाँ बताता हूं बेटा, तीसरा यस, तो आपने लिख लिया। अब देखो मैं आपको एक बात यहां पे कहना चाहता हूं, आपने ये तीनों पॉइंट लिख लिया तो अच्छी बात है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखो मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, आप देख रहे होगे तो पहले मैंने सिंपल वर्ड में आंसर बनाया हुआ है और फिर अब आपके साथ लिख रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं, आपके ये बैच के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। देखो 40 बार लोगे आप। चलिए ठीक है, अब मैं आपको ये कहता हूं कि उन्होंने पूछा सिर्फ सप्लाई है या नहीं है ये बताओ, लेकिन मैंने पढ़ाते हुए एक बात आपको ये बताई थी कि अगर यहां पे कोई इंडिविजुअल इंपोर्ट करता है और अपने पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट करता है तो सप्लाई तो है बट इसको एग्जम्पशन दिया हुआ है। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा होगा तो वाई टाइप कीजिए। वो सप्लाई तो है पर इसको एग्जम्पशन दिया हुआ है अगर पर्सनल पर्पस के लिए। तो अभी उन्होंने क्या पूछा, सप्लाई है क्या? तो यस सप्लाई है, लेकिन मैंने लिखा के दिया था, इसको एग्जम्पशन दिया है। नहीं याद आ रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सप्लाई है। ओके, सो नाउ यहां पे हमने देखा रिगार्डिंग टू 19 क्वेश्चन हो गया। अब 20 नंबर के क्वेश्चन पे आओ। एग्जामिन वेदर फॉलोइंग एक्टिविटी वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रीड विथ शेड्यूल 1। सेक्शन 7 रीड विथ शेड्यूल 1 ये फेवरेट एरिया इंस्टीट्यूट का। देखो, सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अ डेपो इन मुंबई। ठीक है, उसकी फैक्ट्री दिल्ली में है और डेपो मुंबई में है। ठीक है, बोथ दीज एस्टेब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स। फिनिश्ड गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री दिल्ली टू मुंबई डेपो विदाउट कंसिडरेशन सो दैट सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम द डेपो। यस, डीडीपी है, डीडीपी है तो सप्लाई माना जाएगा। पहले एक थॉट बनाओ उसका, फिर प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ओके, डीडीपी है तो ए में तो सप्लाई माना जाएगा। दूसरा, रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई, हिज ब्रदर हु इज सेटल इन लंडन इज वेल नोन लॉयर। रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट। एक मिनट, पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंपोर्ट सर्विस है और वो उसने बिजनेस के लिए नहीं फैमिली डिस्प्यूट से लिया। पहली बात तो उसका ब्रदर रिलेटेड नहीं है, दूसरा उसने सर्विस लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट लिया, रिलेटेड से लिया, सॉरी नॉन रिलेटेड से लिया और नॉन रिलेटेड से फ्री ऑफ कॉस्ट लिया और पर्सनल पर्पस के लिए लिया, तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा क्योंकि वो वेल नोन लॉयर है, डिपेंडेंट नहीं है तो रिलेटेड नहीं है। दूसरी बात, फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है इसलिए पैरा 4 में तो नहीं आएगा। और 7(1)(b) में एक मिनट, रमन हैज टेकन अ लीगल सर्विस, इंपोर्ट सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट लिया, मतलब कंसीडरेशन नहीं है, तो ये 7(1)(b) का भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों 7(b) का सप्लाई नहीं माना जाएगा? क्योंकि कंसीडरेशन ही नहीं है, नॉट अ सप्लाई। और ये पैरा 4 का भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए नहीं है और रिलेटेड से नहीं है, बिजनेस भी नहीं है और रिलेटेड भी नहीं है, तो दोनों का सप्लाई नहीं माना जाएगा और जीएसटी नहीं आएगा। आपको रीजन प्रॉपर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इन अबव केस? रमन हैज टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट इन चेन्नई। अगर वो फैमिली डिस्प्यूट के बजाय अपने बिजनेस के लिए लेता तो आंसर बदलता क्या? देखते हैं। 7(1)(b) का तो सप्लाई है ही नहीं क्योंकि फ्री है। पैरा 4 में वो बिजनेस के लिए ले रहा है पर बिजनेस के लिए रिलेटेड से लिया तो सप्लाई है।
अब वो बंदा रिलेटेड ही नहीं है क्योंकि डिपेंडेंट ही नहीं है, तो ये थर्ड में भी वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। चलो मेरे साथ लिखो, चलो ये केस स्टडी मेरे साथ लिखो। तो पहले ए का आंसर देते हैं, पहले ए का आंसर लिखो, लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन उसमें 1, स्मॉल हैंड राइटिंग, इफ पर्सन, अब देखो मैं क्या कैसा लिख रहा हूं और क्यों लिख रहा हूं मैं बताऊंगा। इफ पर्सन हैविंग मोर देन, बहुत ही सिंपल वर्ड में, मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन, मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन, वर्डिंग देखना केयरफुली, इन 1 और मोर स्टेट, 1 और मोर स्टेट मतलब उसके एक या एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है सेम स्टेट में, ओके, या डिफरेंट स्टेट में, 1 or more state, then for each such registration, then for each such registration he shall be treated as distinct person, वो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। सेक्शन 25(4) याद आया तो ब्रैकेट में भी लिख दिया तो चलता है, या एज पर सेक्शन 25(4) से स्टार्ट किया तो चलेगा, नहीं लिखा तो ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। अब देखो मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पहले केस में बताना है कि डीडीपी क्या होता है और उसका फैक्ट्री और डेपो डीडीपी है, पहले केस में मुझे बताना है। सेकंड, सेकंड लिखो, पहले तो मैंने ये लिखा कि डीडीपी क्या होता है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। सेकंड केस में यहां पे लिखो, सप्लाई of goods or services between distinct person, डिस्टिंक्ट पर्सन में गुड्स और सर्विस दिया विदाउट कंसिडरेशन, ये वर्ड चाहिए मुझे, विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, then it would be treated as supply, it would be treated as supply. Just a minute. Supply reference para 2 of schedule 1, सिंपल वर्ड में दे दिया और यहां पे रेफरेंस देना है तो दे देना। तो पहले का कंक्लूजन, ए का कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या आएगा, हेंस इन गिवन केस फैक्ट्री एंड डेपो ऑफ सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स, सुलेखा मैन्युफैक्चरर are distinct person, and supply of goods, supply of goods between them is treated as supply. डन, मिल गए 2 मार्क्स आपको, आपने लिखे और 2 मार्क्स यहाँ पे अपने आप को मार्क्स दो, 2 out of 2, ठीक है। उसके बाद में सेकंड इंपोर्ट सर्विस से रिलेटेड है, तो इंपोर्ट सर्विस से रिलेटेड यहाँ पे चलो लिखो, बी का आंसर लीगल प्रोविजन, उसमें 1 इंपोर्ट ऑफ सर्विस from related person located outside India in the course of business without consideration will qualify as a supply,
will qualify as supply. Second, brother is treated as related person, ब्रैकेट में member of same family, same family, only when he is wholly or mainly dependent on said person. ठीक है, रिलेटेड के बारे में बोल दिया. अब कंक्लूजन. In given case, Raman's brother is well-known lawyer in London and not dependent on Raman. Hence, he is not treated as related person. Second, लिखो, Raman has taken legal service free of cost for his personal matter and not for the business. As the service is without consideration, hence not covered in section 7(1)(b, not covered in section 7(1)(b. कंसिडरेशन नहीं है तो 7(1)(b में आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए 7(1)(b में नहीं आएगा. अब नीचे लिखो, also import of service not from relate. लिखते वक्त पूरा ध्यान, अगर आपका ध्यान लिखते वक्त नहीं है और आप अपने टीचर नहीं बन रहे हो और अपने आप को नहीं सिखा रहे हो तो ये बैच का कोई भी फायदा नहीं है आपको, और किसी भी आप कॉपी कर रहे हो कोई फायदा नहीं मिलेगा. अगर ऐसा पढ़ो कि यार जिंदगी लगा दो ये अटेम्प्ट के लिए, और लिखते वक्त पूरा ध्यान. Import of service not from related person, hence also not covered, in para 4 of schedule 1. Hence it is not treated as supply. अंडरलाइन करना, वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा. ये बी का आंसर आप लिख रहे हो, सी का आंसर लिखो. सी क्या पूछ रहे हैं कि वुड आंसर डिफरेंट इन अबव केस रमन हैज टेकन अ सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के लिए तो भी नहीं आएगा. ओके, लिखो, नो, इफ रमन हैज टेकन advice for his business unit, it would not be treated as supply, because consideration is not involved
is not involved, and also service is not received from related person. अगर रिलेटेड पर्सन की होती तो हम पैराफोर में लाते बिजनेस के लिए, पर रिलेटेड पर्सन से नहीं है. ओके, तो ये केस स्टडी आपको आएगी 6 मार्क्स के लिए. 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स, तो 2 आउट ऑफ 2, ये 2 आउट ऑफ 2. अच्छा क्वेश्चन है, स्टार करना. आपको ये स्टडी मैट के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, और ये 2 आउट ऑफ 2. ओके, तो इस तरह से मार्क्स आपको मिलेंगे स्टेप वाइज. डन 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 डन. चलिए, नहीं तो 5 तो पक्का मिलेंगे. कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका? जोर से बोलो. कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका? मैं इवन 10 मार्क के क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व करवाऊंगा. कॉन्फिडेंस ही बढ़ा दूंगा भाई साहब आपका, बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ा दूंगा. यहां पे नेक्स्ट आ जाओ. 24 फ्रॉम अवर क्वेश्चन है. स्टडी मैट में पूछा है, पर मुझे अच्छा लगा, मैंने लिया. आने के चांसेस है. Sarvana and Sons wishes to start supplying alcoholic liquor in the state of Tamil Nadu. Therefore, it applies for license to the Tamil Nadu government for selling of liquor. एक मिनट. Alcoholic liquor in the state of Tamil Nadu सेल कर रहा है. Therefore, it applies license to the Tamil Nadu government for selling liquor for which the state government has charged specified fees. Examine whether grant of alcoholic liquor license. अल्कोहल की बात नहीं चल रही है, अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस की बात चल रही है. बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट टू सर्वना सन्स क्वालिफाइज सप्लाई. एक लाइन में बोलो, पहले एक लाइन में बोलो. नॉट अ सप्लाई. सेक्शन 72B, सेक्शन 72B में कुछ सर्विसेज नोटिफाई होगी. एक आर्टिकल 243W और 243G की सर्विसेज, और दूसरा लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट. ये सप्लाई नहीं बोला जाएगा. चलो लिखो इसको, सिंपल पॉइंट में लिखते हैं. 1, गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड. ये स्टार्ट देखो मैंने कैसा किया. गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड दैट, क्योंकि ये 72B में नोटिफाई हुआ है. नोटिफाइड दैट ग्रांटिंग ऑफ एल मतलब अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट against license fees or other fees, कोई भी फीस हो, other fees is not treated as supply of goods or services. लिखना होगा सेक्शन 72B, कोट करना होगा. तो पॉइंट नंबर 2, 10 इन गिवन केस, कंक्लूजन भी इसमें दे रहा हूं. इन गिवन केस द ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट, बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट to Sarvana and Sons is neither a supply of goods nor a supply of services. Done. 2 out of 2 marks. प्रेजेंटेशन सीखो मेरे साथ. प्रेजेंटेशन सीखोगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत आगे बढ़ोगे. क्वेश्चन नंबर 28, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार करना. ये आरटीपी में 24 में आया था और आपके एग्जाम में आने के चांसेस है. चलो इसके कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज करवा देता हूं. हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड बिल्डर अंडर जीएसटी इन बेंगलुरु. चलो, हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, रजिस्टर्ड बिल्डर है, बेंगलुरु में, कर्नाटका. हैज गॉट परमिशन टू बिल्ड 5 फ्लोर फ्रॉम म्युनिसिपल प्रोजेक्ट फ्रॉम वन ऑफ हिज प्रोजेक्ट एट सूरजनगर. ठीक है. आदित्य कंस्ट्रक्शन, अ नेबरिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट
अप्रोच हैप्पी कंस्ट्रक्शन, आदित्य कंस्ट्रक्शन हैप्पी कंस्ट्रक्शन के पास गया लिमिटेड to discuss regarding blockage of sunlight issue arising out of construction of 5 floors and ask it to build only 3 floor for which 20 lakhs offered as a compensation. उसके लिए वो कहा यार 5 फ्लोर मत बांध, 3 ही बांध, और 2 फ्लोर का कंपेंसेशन तेरे को देता हूँ 20 लाख, 3 ही बांध. हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अग्री टू ऑफर, हैप्पी कंस्ट्रक्शन ने कहा चल 3 ही बांधता हूँ, 2 फ्लोर न बांधने का 20 लाख में ले रहा हूँ तेरे से, कुछ न करने का 20 लाख ले रहा हूँ. It may be noted that Aditya Construction is not ready to pay any further amount to Happy Construction Limited in addition to amount agreed. 20 लाख के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा पैसा वो देने को रेडी नहीं है. ब्रीफली एक्सप्लेन विथ करेक्ट लीगल प्रोविजन, भाई तुम्हारे लीगल प्रोविजन को मार्क्स हम देंगे, वेदर अबव अमाउंट रिसीव्ड एज अ कंपेंसेशन इज लायबल टू जीएसटी और नॉट. जो कंपेंसेशन मिला वो लायबल टू जीएसटी है क्या नहीं है, एंड इफ कंसिडर एज अ टैक्सेबल देन कैलकुलेट टोटल जीएसटी पेबल बाय हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड. Assume the applicable rate of GST 9% each. आपको GST भी कैलकुलेट करके बताना है 9% each. Also state the condition to be complied with. अब देखो इसमें 3 चीजें हैं. एक पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2, पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 में कहा गया रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट या टॉलरेंस ऑफ एन एक्ट या टू डू एन एक्ट, फॉरबिडेंस नहीं, रिफ्रेन आना चाहिए, टू डू एन एक्ट. फॉरबिडेंस वर्ड दिमाग में मत डालो. तो ये अगर 3 हो गए तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ये होगा. लेकिन इसमें एक सर्कुलर है, और ये सर्कुलर मैंने आपको पढ़ाया था जिसकी 2 लाइन मैं जस्ट रेफर करूंगा. ये एग्रीमेंट एक्सप्रेस सेपरेट एग्रीमेंट होना चाहिए, ओके, यानी इंसिडेंटल टू इवेंट नहीं होना चाहिए, ये सेपरेट यहां पे एग्रीमेंट होना चाहिए, और कंसिडरेशन रिटर्न में होना चाहिए. अगर ये टॉलरेंस रिफ्रेनिंग टॉलरेंस के एग्रीमेंट सेपरेटली एंटर्ड होनी चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए तो वो सप्लाई माना जाएगा. सर्कुलर के साथ ये कंडीशन है. तो ऐसे केस में हमें सब लिखना है. दूसरी बात, अब देखो 20 लाख लमसम मिला है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिला है, बस 20 लाख है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिला है, तो जीएसटी तो आएगा क्योंकि ये सेपरेटली अग्रीड है. सर्कुलर कहता है सेपरेटली एक्सप्रेस इंप्लाइड सेपरेटली एग्रीमेंट होना चाहिए और रिटर्न में कंसीडरेशन होना चाहिए, तो ठीक है, ये अग्रीड है. और दूसरा यहां पे 20 लाख एक्स्ट्रा नहीं मिला तो ये 20 लाख इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला. ये समझे क्या? समझे होगे तो यस टाइप करो, वाई टाइप करो. चलो चलो अब लिखना कैसे भाई साहब, अब बारी आती है लिखना कैसे. चलो सिंपल वर्ड में लिखा के देता हूं. लिखो यहां पे लीगल प्रोविजन. सर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आगे आगे देखो होता है क्या. लीगल प्रोविजन, बस आप डिसिप्लिन में कंटिन्यूटी रखना. एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन, एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन. अब देखो वर्डिंग्स यहां रट्टा मारना है, मेरे बाद भी लिखना है, ये वर्डिंग्स ऐसे आने चाहिए. एग्रीइंग, आप एग्री कर रहे हो, टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट. ये थोड़े वर्डिंग्स याद करने में मुश्किल जाते हैं, इसलिए इसको हाईलाइट कर देना और लिख देना, रट्टा मारना है. टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन. आपको क्या याद आता है? आपको सिर्फ रिफ्रेन याद आता है, टॉलरेट याद आता है. अरे आगे की वर्ड्स तो याद आना चाहिए. रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेटेड टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, और तीसरा वर्ड है और टू डू एन एक्ट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सप्लाई ऑफ सर्विसेज ब्रैकेट में पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2, पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2. ठीक है, ये लिख दिया आपने. उसके बाद में सेकेंड रेफरेंस याद आया तो लिख देना. ऑल्सो एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, also as per CBIC clarification, such activities are taxable subject to following conditions.
सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस लिखो 1, थोड़ा स्मॉल हैंड राइटिंग करना, देयर इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट, इसका स्पेसिफिक एग्रीमेंट होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, कंसिडरेशन must flow in return of this contract, ठीक है। ये कंडीशंस है। क्या पूछा था? स्टेट द कंडीशन एज कंप्लाइड विथ, वो भी लिख रहा हूं, ये कंडीशंस है। डिस्कशन एंड कंक्लूजन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन लिखो। पहला, इन गिवन केस हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड हैज एग्रीड to build only 3 floors, even though it is permitted to construct 5 floors for a compensation of rupees 20 lakhs. थोड़ी small handwriting. It is treated as supply of service. ये SOS मतलब supply of service, underline करना. It is treated as supply of service. ये पैरा 5 में आता है, तो supply of service माना जाएगा. सेकंड, आदित्य कंस्ट्रक्शन is not ready to pay any further amount, in addition to rupees 20 lakhs. Hence, it is treated as inclusive of GST. Underline. It is treated as inclusive of GST. And third, लिखो, therefore, GST payable equals to 20 lakhs into, क्योंकि उन्होंने GST payable भी पूछा है, 118, कितना अमाउंट आता है बताओ, अमाउंट बताओ यहां पे कितना आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है आपका, 3,05,084, ये बराबर है 3,05,084। चलो तो हाफ हाफ कर दो, CGST हाफ करो, SGST हाफ करो, हाफ हाफ कर दो बेटा, 085 आ रहा है। अच्छा 0.5 के ऊपर होगा तो 5 कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4-5 जो भी है अकॉर्डिंगली। तो हाफ CGST हाफ SGST कर दो और लिख दो। तो ये आ रहा है 152,543 और ये आएगा 152,542।
डन डना डन डन, यस और नो? चलिए 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स, ये आउट ऑफ की आदत लगा दो। 5 मार्क की केस स्टडी लिख लिया, सीबीएसई क्लैरिफिकेशन भी लिख लिया, अच्छे से समझ लिया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। यस सर, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे। मुझे तो पता नहीं चल रहा कैसे टाइम जा रहा है, तुमको पता चल रहा है क्या? ठीक है। नेक्स्ट 31, Manikaran, a registered supplier of Delhi, has supplied 20,000 packages at rupees 30 each to Mukhija gift shop in Punjab, Delhi से पंजाब. Each package consists of 2 chocolates, 2 fruit juice bottle and packet of toy balloon. Determine rates of GST applicable in a given, assuming the rate of GST to be as under. आपको GST applicable रेट निकालना है, सिर्फ रेट निकालना है, ठीक है। चॉकलेट का 18 है, फ्रूट जूस का 12 है, टॉय बलून का 5 है, पर वो सिंगल पैकेज में जा रहा है, एक पैकेट में ही जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में रेट क्या होगा? क्या लगता है, ये कंपोजिट है या मिक्स सप्लाई है? मिक्स सप्लाई है। हाईएस्ट रेट 18%। कैसे लिखना चाहिए भाई साहब? लिखना कैसे चाहिए? लीगल प्रोविजन, आ जाओ लिखो, मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई फर्स्ट डैश कंसिस्ट ऑफ वर्डिंग देखना, 2 और मोर, टैक्सेबल नहीं, इंडिविजुअल सप्लाई, 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, अंडरलाइन, 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, सॉरी 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेस। सेकेंड, supplied independently, ओके एक मिनट, सॉरी मेरे से गलती होगी, सॉरी। कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली, मतलब वो अलग अलग सप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट, सप्लाइड फॉर सिंगल प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लाइड फॉर सिंगल प्राइस, ये अंडरलाइन करना, मतलब वो मिक्स सप्लाई और एक ही प्राइस में सप्लाई किया। एंड नेक्स्ट, नॉट नेचुरली बंडल, ये वर्ड आने ही चाहिए, दैट इज इट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, इट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। मतलब क्या? 2 और मोर इंडिविजुअल है, कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली, सिंगल प्राइस और नॉट नेचुरली बंडल्ड। लर्न हो गया मेरे साथ? मेरे साथ लर्न हो गया आपका? यस और नो? ठीक है, तो अब डिस्कशन और कंक्लूजन एंड कंक्लूजन, ठीक है। अब पहला वाला पार्ट, सर जो जनवरी 25 का एक क्वेश्चन है टिकट और स्नैक्स वाला, तो बेटा रिपीट नहीं होगा क्वेश्चन। और देखो मैं सिंपल, स्नैक्स अलग से बेचा तो कैटरिंग सर्विस, टिकट के साथ बेचा तो कंपोजिट सप्लाई, बस उसके बेस पर आंसर देना और टिकट का रेट लग जाएगा। नाउ लिखो यहां पे डिस्कशन और कंक्लूजन। अब देखो ये लिखने का तरीका देखो क्या है, देखो यहां पे सप्लाई ऑफ पैकेज, आप पैकेज दे रहे हो कंटेनिंग चॉकलेट, फ्रूट्स, फ्रूट जूस बॉटल एंड टॉय बलून is a mixed supply, underline, is a mixed supply, as क्यों mixed supply? each of the item, each of these item can be supplied separately, can be supplied separately and not naturally bundled, and also supplied at single price.
सिंगल प्राइस में भी है। नाउ सेकेंड, इट इज क्लासिफाइबल in a supply which attracts the highest rate of tax. Highest rate of tax, अंडरलाइन। अगर रेफर करना है तो सेक्शन 8। नाउ थर्ड पॉइंट यहां पे, thus in given case supply of package is treated as सप्लाई ऑफ चॉकलेट। सिर्फ मिक्स सप्लाई लिखने से क्या होगा, कौन सा सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ऑफ चॉकलेट। लिखने का तरीका देखो कितना सुंदर है, चॉकलेट which attract highest rate, that is 18%, that is 18%. 4, therefore GST is payable at the rate 18%, at the rate 18%। हो गया मेरे साथ आपका? मेरे स्पीड में चल रहे होगे तो भाई साहब मजा आएगा आपको। डन। चलो अब दो ही बचे, ये खत्म कर देते, दो ही बचे। क्वेश्चन नंबर 33, एक्सप्लेन द कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। वेरी गुड, डेफिनेशन हो जाएगी हमारी। इफ अ ट्रेडर लॉन्चेस अ पैकेज सेल फॉर मैरिज containing double bed, refrigerator, washing machine, wooden wardrobe at a single rate, he is issuing invoice showing value of each good separately। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ गुड्स सेपरेटली, वेदर दिस इज अ केस ऑफ सिंगल मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। अब ध्यान सुनना, ये जो है सिंगल रेट का मतलब प्राइस सबकी सेम है पर वैल्यू अलग अलग बताई गई है। तो सबसे पहले तो ये बताओ, ये कंपोजिट सप्लाई है क्या? नहीं, ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है। फिर क्या ये मिक्स सप्लाई है क्या? नहीं, मिक्स सप्लाई भी नहीं है। ओके, क्यों मिक्स सप्लाई नहीं है? क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग बताई है। अगर सबकी टोटल सिंगल प्राइस होती तो ये मिक्स सप्लाई होता, लेकिन ये मिक्स सप्लाई इसलिए नहीं है क्योंकि वैल्यू अलग अलग है। पर सर लिखा है ना सिंगल रेट, रेट मतलब सबकी प्राइस सेम होगी, 20,000 20,000 20,000, लेकिन अलग अलग कोड की है, इसलिए मिक्स सप्लाई भी नहीं है। तो फिर क्या? तो नो कंपोजिट नो मिक्स सप्लाई, तो ये इंडिविजुअल रेट से टैक्सेबल होगा, इंडिविजुअल रेट से टैक्सेबल होगा। पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो कंपोजिट सप्लाई मेरे साथ फास्ट में। कंपोजिट सप्लाई कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। हा, वर्ड देखिएगा, यहां पे मिक्स सप्लाई में टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज है, यहां वर्ड है टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। सेकंड, सच सप्लाईज, दूसरा वर्ड आना चाहिए, सच सप्लाईज आर नेचुरली बंडल्ड, ये वर्ड आना चाहिए, ये नेचुरली बंडल्ड है, एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन with each other, third, they are supplied in the ordinary course of business, ordinary course of business। तो पहले टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई अंडरलाइन, नेचुरली बंडल अंडरलाइन, ordinary course of business underline, have one supply as a principal supply, उसमें का एक सप्लाई ये प्रिंसिपल सप्लाई है। ये सारी कंडीशन फुलफिल हुई तो ओके, तो यहां पे ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई चलो बिना देखे कॉपी करो आप ऊपर का, क्योंकि उन्होंने मिक्स सप्लाई का डेफिनेशन पूछा है। चलो बिना देखे कॉपी करो, मैं पॉज कर रहा हूं,
आप कॉपी करो जो रिकॉर्डेड सेशन में देखेंगे। नहीं हो रहा पॉज, ठीक है। किया क्या आपने? मिक्स अप्लाई या सेम एज अबो लिख दो, मतलब कॉपी किया तो अच्छी बात नहीं, तो सेम एज अबो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, जो हमने ऊपर देखा। आगे आ जाओ, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। एंड कंक्लूजन। नाउ पहला लिखो, आइटम्स सच एज डबल बेड, रेफ्रिजरेटर, washing machine, and wooden wardrobe are not naturally bundled. वो नेचुरली बंडल नहीं है। दूसरा, इनवॉइस फॉर द सप्लाई shows, ये बहुत इंपॉर्टेंट, shows separate value, underline, shows separate value of each item, separate value बता रहा है of each items, therefore such package will neither constitute a composite supply nor a mixed supply, and last, fourth, thus various items of the package will be treated as being supplied individually, and individual GST rate is applicable. इंडिविजुअल जीएसटी रेट इज अप्लीकेबल। डन। सर मेरा राइटिंग बहुत खराब है। सर बेटा आके तो मैं लिख नहीं सकता तुम्हारा आंसर शीट, तो इंडिविजुअल रेट आपको अप्लीकेबल हो जाएगा। सभी लिख रहे हैं ना मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत सिंपल वर्ड में लिखा के दे रहा हूं। चले आज का लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडियरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। क्या जिस होल्डिंग कंपनी ने शेयर होल्ड किए सब्सिडरी में, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा? तो एक सीबीआईसी सर्कुलर था, लिखो बहुत सिंपल वर्ड में, क्वेश्चनर से भी बहुत सिंपल वर्ड में लिखा के दे रहा हूं। एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, securities which includes shares are not covered in the definition of goods और सर्विसेज। दोनों में भी कवर्ड नहीं होगा, गुड्स और सर्विसेज। पॉइंट नंबर 2, also there should be a supply under section 7 for levy of GST। देखो सिर्फ शेयर होल्ड किया, अरे शेयर होल्ड करने से होता क्या है, सप्लाई भी तो होना चाहिए ना कुछ फॉर लेवी। थर्ड, thus securities
held by the holding company in a subsidiary company is neither treated as supply of goods nor a supply of services. And last, fourth, also there is no activity of supply involved, in the holding of securities by holding company in a subsidiary company. Hence, no GST is payable. चलिए, ओके, 4 पॉइंट्स लिखो, मार्क्स ले लो। ये मॉक टेस्ट पेपर पे मार्च 24 जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो मैंने ले लिए है, और इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई लिख कर देख लिए भाई साहब। और यहाँ पे इसके अलावा अगर आपको डीपीक्यू करना है तो डीपीक्यू में मेरे क्वेश्चनर आपके पास होगा। वैसे तो सेटिस्फैक्शन ले लो कि हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए, लेकिन आपको डीपीक्यू पर सॉल्व करना है, खुद रीड करना है। अब सॉल्व मत करो, अच्छी खासी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। रीड करना है तो क्वेश्चनर के बाकी के जो क्वेश्चंस है एग्जाम के वो रीड कर लेना। ओके, अगर आपको रीड करना है तो हमारे क्वेश्चनर के, अदरवाइज यहां पे हमारा आज का सेशन डन होता है। नेक्स्ट हमारे सीक्वेंस में जाएगा, आपको जो नोट्स है ना इस सीक्वेंस में ही टॉपिक जाएगा, यानी आपको मैंने जो सीक्वेंस दिया है ना इस सीक्वेंस में ही हमारे टॉपिक चलेंगे। तो नाउ चैप्टर 1 ओवर, चैप्टर 2 ओवर, नेक्स्ट रिवर चार्ज इसिया, तो ऐसे टिक टिक करते जाएंगे, चैप्टर इज ओवर ओवर ओवर। ठीक है, तो ऐसे हम टिक टिक करते जाएंगे। कल लेक्चर लेना है? यस बोलो फटाफट, कल लेक्चर लेना है क्या? ठीक है, रात को ले लेते हैं लेक्चर आराम से, मेरे साथ लिखना ही है आपको। ओके, तो कल टेलीग्राम ग्रुप देख लेना, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, नहीं तो पता चला मैं ही बाहर हूं। ओके, यहाँ पे तो कल टेलीग्राम ग्रुप देख लेना। अगर मैं 5 बजे के आसपास मैसेज डाल दूंगा कल के लेक्चर के लिए। और आज का लेक्चर मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, यूट्यूब पे है पर रिकॉर्ड करना भूल गया, तो मैं कल मॉर्निंग तक अपलोड कर दूंगा, 10-11 बजे तक। ठीक है, कल 5 बजे मैं अपडेट कर दूंगा लेक्चर होगा या नहीं होगा, आप टेलीग्राम ग्रुप देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर इज आरसीएम, जैसे हमारा इंडेक्स है वैसे ही चलेगा। नेक्स्ट चैप्टर इज आरसीएम। तो चले दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन हमारा ऐप पर होगा, नेक्स्ट सेशन हमारा ऐप पर रहेगा। डन 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 डन। चलो यहां पे मिलते हैं, और जो यूट्यूब पे कनेक्टेड है लाइक लगा होगा, लाइक करो यार, अच्छा लगा होगा तो लाइक करो। ओके, लाइक लगाने में इतना टाइम क्यों? मजा आया आज? मजा आया तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे एमजे टाइप करो, डन 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 डन। चलो यहां रुकते हैं।